जय हिंद। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अपना एक और लेक्चर वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज़ का, जिसमें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि आखिर ये थ्योरी थी क्या। ठीक है, थ्योरी किसने दी, ठीक है, इसके थ्योरी के पक्ष में क्या बातें रखी गई थी और थ्योरी के विपक्ष में बातें रखी गई थी वो क्या थी। ठीक है, यानी कुछ क्रिटिसिज्म वगैरह भी इस थ्योरी को झेलने पड़े थे, हम वो देखेंगे। काफ़ी चीज़ें इस लेक्चर में आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो आप देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ राज है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कैसल पे। अगर आपने अभी तक नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, सेकेंड्स भी नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, फटाफट कीजिए सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट दिखाइए। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी। कुछ थ्योरीज थी, देखिए अब आपकी देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आज मैं करा रहा हूँ, कल आपको प्लेट टेक्टोनिक्स में बता दूंगा। ये 2 मस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं आपकी ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो। हम देखें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी क्या, चलिए उस आगे चलते हैं। ये जनाब आपको जो दिख रहे हैं ना, इनका नाम था आल्फ्रेड वैगनर। इन्होंने ही डिस्कवर किया था क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आल्फ्रेड वैगनर ने कब दी थी, 1912 में, 1912 में इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। ये कौन थे, देखिए आल्फ्रेड वैगनर वैसे तो प्रोफेशन से एक मीटेरोलॉजिस्ट थे और ये एक पोलर रिसर्चर थे। पोलर मतलब एरियाज में ये रिसर्च वगैरह का काम करते थे, खास करके ग्रीनलैंड एरिया में। ठीक है, ग्रीनलैंड एरिया में ये पोलर रिसर्च वगैरह, पोलर विंड्स वगैरह या पोलर एयर वगैरह जो होती है उन पे रिसर्च वगैरह करते थे। क्लाइमेट्स वगैरह देखते रहते थे, मीटेरोलॉजिस्ट वगैरह थे। ठीक है, तो इन्होंने एक दिन क्या देखा कि ना कॉन्टिनेंट्स ना ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ही एकदम से दिमाग में आया कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जब इन्होंने ये थ्योरी दी थी ना दोस्तों, इतना याद रखिएगा, वो 1912 का टाइम था जब ज्योग्राफिकल साइंस जो थी आपकी ज्योग्राफी में जो तरक्की थी वो उतनी ज़्यादा तेज़ हुई नहीं थी। ठीक है, ज्योग्राफी में उतनी तेज़ी हुई नहीं थी, वो उतना हम आगे गए नहीं थे, टेक्नोलॉजी थी नहीं। ठीक है, तो 1912 में ये थ्योरी देना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। एंड लोगों ने भी देखिए क्रिटिसाइज किया था इन्हें कि ये पता नहीं क्या है। ठीक है, ये ज़मीन हिला दे रहे हैं, ऐसे कह रहे थे इन्हें। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कह रहे थे पागल इंसान है ये। ठीक है, तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी। अब कई वजह थी, देखिए बाद में थ्योरी जाके रिजेक्ट कर दी गई, या हम आजकल के ज़माने में इस थ्योरी को उतना हम नहीं मानते हैं, फिर भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी हो जाती है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस थ्योरी का आजकल देखिए हम कहाँ मानते हैं। अगर हम आज देखें तो बेस हम किसको मानते हैं, जब से प्लेट टेक्टोनिक्स आपकी 1960s में आई थी, 1960s में, तो अब से हम उसी को मान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वैगनर देखिए ये समझा नहीं पाए थे, इन्होंने बस बोला था कि हाँ कुछ पॉइंट्स दिए थे इन्होंने फेवर में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में कि आखिर कॉन्टिनेंट्स ऐसे मूव कर रहे हैं, पर ये अच्छे से उस चीज़ को मतलब समझा नहीं पाए कि आखिर क्यों मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, क्या वजह है, ये सब वैगनर नहीं बता पाए थे। ठीक है, क्योंकि इनका काम देखिए क्या था, ये मीटरोलॉजिस्ट थे, ये पोलर रिसर्चर थे, तो उतने अच्छे से हो सकता नहीं बता पाए हों। ठीक है, तो बस इसी टॉपिक में हम देखेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थी क्या। देखिए पता है क्या, इस थ्योरी में वैगनर जी का कहना था कि पहले जो था ना, आज से लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले क्या था कि ये जो पूरे आपके लैंड मासेस थे ना, ये लैंड मासेस, ये वैगनर का कहना था कि ये एक ही थे। ये लैंड मासेस आपस में जुड़े हुए थे, जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये ड्रिफ्ट करने लग गया और एक दूसरे से हटने लग गए, एक दूसरे के बाहर जाने लग गए। ठीक है, कोई नॉर्थ साइड में चला गया, कोई वेस्ट ईस्ट, कोई साउथ में आ गया, तो ये ड्रिफ्ट करने लग गए। और जो ये लैंड मास बताते थे कि ये पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट जो था ये लैंड मास, इसे हम क्या कहते थे दोस्तों, पेंजिया कहते थे। ये वैगनर का कहना था। ठीक है, आप इस डायग्राम में इमेज में देख सकते हैं कि बिफोर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आपका जो बिफोर में जो सुपर कॉन्टिनेंट दिखाया गया वो कुछ इस तरीके से था, जिसे हम क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। ठीक है, एंड बाद में चल के जो आजकल आप देखते हैं वो क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। ठीक है, ये सारे कॉन्टिनेंट्स वगैरह 7 महाद्वीप में ये सारे बट गए, आपको भी पता है। एंड अभी भी कहते हैं कि वो द्वीप जो है, कॉन्टिनेंट्स वगैरह मूव कर रहे हैं। पर देखिए ये उस टाइम पे जो इन्होंने कहा था कॉन्टिनेंट्स वगैरह मूव कर रहे हैं, वो जब तक बंदों के भेजे में नहीं घुसा, क्योंकि कुछ क्या बोलते हैं एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ढंग से वैगनर आपका।
जब तक आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी नहीं आ गई। जी बिल्कुल, कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, पर क्यों मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, क्या कारण है उसका, ये नहीं दे पाए थे। अब वही चीज़ हम आगे वाले जब आपका टॉपिक पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, तब मैं आपको बताऊंगा। तो आपने यहाँ देखा कि इन्होंने, वैगनर ने क्या कहा था कि पहले के टाइम पे ये पूरा लैंड मास जो था आपका, इसे हम कहते थे सुपर कॉन्टिनेंट, जो इसमें सारे कॉन्टिनेंट्स आपके एक साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। एंड इन चारों तरफ से जो लैंड मास था, इनके चारों तरफ क्या था, पानी ही पानी था, और उसे हम क्या कहते थे दोस्तों, पैंथलासा कहते थे। पैंथलासा मतलब क्या होता था, सुपर ओशियन, ठीक है। ये सुपर वाटर बॉडी आप कह लीजिए, बिग मतलब लार्जर वाटर बॉडी, सुपर वाटर बॉडी। एंड पेंजिया क्या था आपका, सुपर कॉन्टिनेंट, लार्ज मतलब लैंड मास का पूरा एरिया, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स वगैरह, भी अंटार्कटिका, ये सब एक साथ जुड़े हुए थे। अब इस डायग्राम से आप बेहतर समझ सकते हैं। देखिए, आप मान के चलिए, ये आप नॉर्थ अमेरिका देख रहे हैं, साउथ अमेरिका देख रहे हैं, ठीक है। ये साउथ अमेरिका आपने देखा, ये अंटार्कटिका है, फिर अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, फिर ठीक है। ये सब क्या था कि ये सारे जो आपके लैंड मासेस एरिया है ना, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट्स वगैरह, ये सब एक जगह जुड़े हुए थे। यही वैगनर बताना चाह रहे थे कि ये सब एक टाइम पे एक साथ जुड़े हुए थे। जैसे जैसे प्रोग्रेस होती गई, कई सारे फैक्टर्स के कारण क्या हुआ, ये लोग अलग हो गए, ये सारे महाद्वीप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर चले गए। एंड वही हम देखने वाले हैं कि वो क्या कहते थे, किस वजह से गए, एंड क्या क्या उन्हें क्रिटिसिज्म इस थ्योरी के लिए झेलनी पड़ी थी। तो इस थ्योरी में हम वही देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, पर ये ऐसा टॉपिक है ना, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पता है कि मैंने मैप से शुरुआत की थी, फिर हमने इंटीरियर पढ़ा। अब देखिए, प्लेट टेक्टोनिक्स से पहले देखिए, आपको मैंने अर्थ को एक भी पढ़ाना है, वोल्केनो भी पढ़ाना है, एंड प्लेट टेक्टोनिक्स भी पढ़ाना है, पर उससे पहले की थ्योरीज भी तो हमें देखनी है। तो उसीलिए हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अभी हम पढ़ेंगे, फिर प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि वॉल्केनो और अर्थ को एक आपके प्लेट से ही जुड़े हुए हैं। तो जब तक आप प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह नहीं समझ लेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे वॉल्केनो और अर्थ को एक अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने एक चीज़ जो आपका पॉइंट रखा था कि हमें क्यों लगता है, वैगनर जी को क्यों लगता था कि ये सारे जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, ये एक टाइम पे सुपर कॉन्टिनेंट होते थे, यानी पूरे सब एक जगह मिल के थे। इसकी एक वजह थी, आप ये पॉइंट देखिए, ऑब्जर्व द शेप ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन। आप जो यहाँ पे अफ्रीका की, ठीक है, अफ्रीका की जो यहाँ की कोस्ट लाइन है, ठीक है, अफ्रीका की ये जो पूरी कोस्ट लाइन है, इसे अगर नोटिस कीजिए, और यहाँ पे आप अगर साउथ अमेरिका की ये जो कोस्ट लाइन है, इसे अगर नोटिस कीजिएगा, तो इसको अगर आप फिट कर दीजिएगा, ठीक है, इसको इसमें फिट कर दीजिएगा, तो ये फिट हो जाएगा। इसे ही हम क्या कहते थे दोस्तों, जिग्सॉ फिट कहते थे। इन्होंने इस थ्योरी के पक्ष में एक जो बात कही थी, वो कहा था जिग्सॉ फिट कही थी, जिसमें एक दूसरे को अगर आप मिला के देखिएगा तो सही में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हो सकता है कि एक टाइम पे एक सुपर कॉन्टिनेंट थे। आप यहाँ देख सकते हैं, साउथ अमेरिका का ये जो चोंच सी निकल रखी, इसको इसमें घुसा दीजिए, ठीक है, एंड ये बाहरी हिस्सा इसमें आ जाएगा, ये पूरा हिस्सा इधर। तो ये आप देख रहे हैं, ये चीज़ जो आपका साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका के जो आपका वेस्टर्न एरिया है, वेस्टर्न यहाँ पे जो आपको कोस्ट दिख रही है, यहाँ पे फिट हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको वैगनर बताने चाहते थे। ये एक पक्ष में बात थी। अब उस दूसरी क्या थी, अब देखिए दोस्तों, आपने देख लिया वो, अब थोड़ा बहुत इस डायग्राम को देखिए कि आखिर पेंजिया था क्या, वो टूटा कैसे, कैसे बटा। तो ये पूरा इस पिक्चर में इन्होंने डायग्राम में दिखा रखा है, तो इसे अच्छे से देखिए आप एक बार। तो अगर आप इस डायग्राम में देखिएगा तो यहाँ पे आपको लगभग क्या लिखा हुआ है, परमियन पीरियड, एक पीरियड था, ठीक है। हमने एजेस में बांट रखे हैं ना, जुरासिक पीरियड, ट्राइसेक पीरियड, मतलब पूरी पृथ्वी की जो एज है ना, इसको हमने एक नाम दे रखा है, तो उस हिसाब से बता रखे हैं। परमियन पीरियड में क्या था, आज से लगभग 225 मिलियन ईयर्स पहले, ये जो आपका पूरा जो अल्फ्रेड वैगनर ने कहा था सुपर कॉन्टिनेंट, वो कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है, वो कुछ ऐसा दिखता था। आपको पेंजिया यहाँ पे दिख रहा है, पेंजिया यानी लार्ज सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट जिसे कहते थे, जिसमें सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। एंड इसके चारों तरफ क्या था, पैंथलासा, पैंथलासा यानी ओशन, सुपर ओशन जिसे हम कहते थे। तो यहाँ पे 225 मिलियन ईयर्स पहले देखिएगा तो ये पेंजिया था, सब जुड़ा हुआ था। अब वहीं ट्राइसेक पीरियड में अब जैसे जाते हैं 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले, अगर इसकी डायग्राम देखिए तो इसमें लिखता है आपको कि ये जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह थे, ये एक दूसरे से अलग होने लगे, अलग अलग तरफ जाने लगे। एक हिस्सा जो था आपका गोंडवाना लैंड, ये दक्षिण की तरफ यानी साउथ की तरफ जाने लग गया। और लॉरेशिया, लॉरेशिया कौन सा पार्ट है, अगर आपका आज का देखिएगा तो आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप प्लस यूरोप और एशिया का जो पार्ट है, ये आपका लॉरेशिया में आता था, ठीक है। तो लॉरेशिया आपका यहाँ पे गया, लॉरेशिया कह लीजिए या अंगारा लैंड कह लीजिए। तो लॉरेशिया आपका नॉर्थ की तरफ बढ़ने लग गया, गोंडवाना लैंड आपका दक्षिण की तरफ बढ़ने लग गया। कब, 200 मिलियन ईयर्स पहले आज से, ठीक है। अगर वहीं जुरासिक पीरियड में आप देखिएगा, जुरासिक पीरियड डायनासोर्स वगैरह के एज, जुरासिक पार्क देखिए ना, वही
तो इसमें आपको अच्छे से दरारें दिखनी लग जाएंगी कॉन्टिनेंट्स वगैरह। अब आपको ये देखिए, इस डायग्राम को देखिए, साउथ अमेरिका और अफ्रीका को जो मैंने बताया था। अब यहाँ पे देखिए, ये जो साउथ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है और ये अफ्रीका है। इसमें आपको दिख रहा है ना, ये देखिए इसके अंदर फिट हो रहा है, ठीक है, ये फिट हो रहा है। तो यही चीज यहाँ पे बता रखी है, देख रहे हैं। मतलब जुरासिक पीरियड पे अगर आप देखिएगा तो इन कॉन्टिनेंट्स के बीच में जब ये अलग हो रहे थे, लॉरेशिया का गोंडवाना, इनमें दरारें भी आपको अच्छे से दिखने लगी। और ये अच्छे से आपको जब अगर अच्छे से और अच्छे से देखिएगा तो क्रिटेशियस पीरियड में अगर आप देखिएगा, आज से लगभग 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले, 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले आपका क्रिटेशियस पीरियड में, ये देखिए यहाँ पे दरारें आपको और अच्छे से दिखने लगी। जहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया, ये रहा अफ्रीका, और ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट है आपका इंडिया का दक्षिण हिस्सा। आपको ये पता रहना चाहिए इंडिया कहाँ का हिस्सा था। आपका इंडिया जो था ये आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट था, गोंडवाना लैंड का आपका पार्ट था, ये याद रखिएगा इंडिया, ठीक है। इंडिया आके यहाँ से बाद में एशिया से टकरा के जुड़ा था, जो आप इस डायग्राम में अगर देखिएगा, ये देखिए जुड़ गया, ये वही पार्ट है इंडिया का। फिर आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड वगैरह का ये जो इलाका हो गया आपका, देखिए थोड़ा सा अगर ग्रीनलैंड यहाँ देखिएगा, यहाँ निकल गया ये चोंच सी, इधर भी एक चोंच निकल गई है। फिर यहाँ पे साउथ अमेरिका की, ये देखिए, इसको इसमें फिट कर दीजिए। तो ये पूरा इन्होंने बता रखा है। अब प्रेजेंट डे में आप देखिए अंटार्कटिका आपका, ये अंटार्कटिका रहा नीचे, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अफ्रीका वहीं का वहीं है, बस थोड़ा सा छोटा हो गया क्योंकि बाकी सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अलग होने लगे। फिर यूरोप देखिए ऊपर हो गया इसके, ठीक है। तो ये आज प्रेजेंट डे में आप सिचुएशन देखते हैं। पर उनके वैगनर का क्या कहना था कि आज से लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था। तो सुपर कॉन्टिनेंट कुछ ऐसा सा दिखता था, आप देख लीजिए इसमें, ठीक है, पेंजिया। तो ये डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट क्या हुए थे। तो इस डायग्राम का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि ये डायग्राम ही अपने आप में बहुत कुछ है समझने के लिए, सिर्फ कि आखिर कॉन्टिनेंट्स कैसे एक थे, कैसे कौन कौन से पार्ट्स में बटे, आज कैसा दिखता है, क्रिटेशियस पीरियड में कैसे थे हमारे कॉन्टिनेंट्स। तो ये डायग्राम आपको वो चीज़ दिखा सकता है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मीन्स द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अक्रॉस द ओशन बैंड। द ड्रिफ्टिंग हैपन्स वेरी वेरी स्लोली ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। इसमें क्या बता रखे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि ओशन, ये क्या कहते थे कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं और ये इतनी धीरे मूव कर रहे हैं कि इसको मूव करने में, मतलब जो आज हम देखते हैं जिन कॉन्टिनेंट्स को, ये एक टाइम पे वहां नहीं थे और ये धीरे धीरे मूव करते हुए हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले से। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वैगनर ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास पेंजिया। ये आपको मैंने बता दिया कि एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास था जिसे हम सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते थे, ठीक है। पेंजिया वॉज सराउंडेड बाय अ मेगा ओशन कह लीजिए या सुपर ओशन कह लीजिए, उसे हम क्या कहते थे दोस्तों, पैंथेलासा। पैंथेलासा आपको मैंने बताया था ना कि चारों तरफ पेंजिया के जो वाटर बॉडीज थी आपकी, उसे हम क्या कहते थे, सुपर ओशन कह लीजिए। तो इसे हम एक वर्ड से डिनोट करते थे, वो शब्द था आपका पैंथेलासा, ठीक है। वैगनर फर्दर आर्ग्यूड दैट अबाउट 225 मिलियन ईयर्स अगो पेंजिया बिगेन टू स्प्लिट। अब यहाँ देखिए वैगनर क्या कहते हैं, वैगनर यहाँ पे कहते हैं कि आज से लगभग देखिए 225 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ कि पेंजिया जो था ना, ये जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, ये स्प्लिट होने शुरू हो गया, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो गया। टाइम लगा होगा इसमें, ठीक है। इट फर्स्ट ब्रोक इनटू 2 लार्ज कॉन्टिनेंटल मासेस। अब इसमें देखिए आप, पहले क्या हुआ शुरुआती में, जब देखिए 25 मिलियन लगे सिर्फ इतना पोर्शन इसे अलग करने में। शुरुआती देखिए 25 मतलब दिनों में क्या हुआ कि ये 2 हिस्सों में बटा। सिर्फ पहला ऊपरी हिस्सा था आपका लॉरेशिया का पार्ट या अंगारा लैंड, एंड नीचे का हिस्सा था आपका गोंडवाना लैंड। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट फर्स्ट ब्रोक इनटू 2 लार्ज कॉन्टिनेंटल मासेस। पहले तो ये 2 लार्ज सिर्फ कॉन्टिनेंटल मासेस में आपका अलग हुआ, जिसमें आपका क्या था, लॉरेशिया था जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न पार्ट में पड़ जाता था, एंड गोंडवाना लैंड जो आपका सदर्न कॉम्पोनेंट था, ठीक है। यहाँ पे साउथ में आप देख रहे हैं ना, गोंडवाना लैंड ही है, ठीक है, लॉरेशिया, ठीक है। The intervening part between Laurasia and Gondwana land was known as Tethys Sea, a shallow and meandering water body. जो इनके बीच में जो सी आती थी ना, उसे हम क्या कहते थे दोस्तों, Tethys Sea कहते थे, Tethys Sea। इस डायग्राम में आपको दिखेगा, दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये Tethys ओशन, ये बहुत बड़ा ओशन था, इनके बीच में जैसे ही अलग हुए थे तो इनके बीच में आ गया था Tethys Sea। वही चीज़ बता रखी है यहाँ पे। Subsequently, Laurasia and Gondwana land continue to break into smaller continents that we see today. अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, इस डायग्राम पे अगर हम फिर जाएं तो धीरे धीरे देखिए क्या हुआ, लॉरेशिया अलग हुआ, गोंडवाना लैंड अलग हुआ, ये दोनों हेमिस्फीयर्स में बट गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि टाइम टू टाइम ये जो लॉरेशिया का पार्ट था ये भी कुछ स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स में बटना शुरू हो गया, एंड जो गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा था ये भी कुछ स्मॉलर सेक्शंस में बटना शुरू हो गया था। तो मतलब ये और ज़्यादा स्प्लिट हो रहे थे, और ज़्यादा फैल रहे थे, मतलब कॉन्टिनेंट्स और ज़्यादा बन रहे थे। यहाँ पे ये कहना चाहते थे अल्फ्रेड वैगनर आपके। अब देखिए इन्होंने कुछ फोर्सेस की बात की है, आपकी फोर्सेस की बात की, किसने बात की है, अल्फ्रेड वैगनर ने,
यहाँ पे लिखा है ड्यू टू द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इन्होंने बात की ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण पोल फ्लीइंग फोर्स। ठीक है, पोल फ्लीइंग फोर्स देखिए क्या होता है ना दोस्तों, अगर आप पृथ्वी का ग्लोब उठाएंगे, मैंने इमेज डाली है, हाँ देखिए यहाँ पे, ये तो ओशन करंट्स की बात हो गई है, पर अगर आप देखिएगा तो अगर पृथ्वी अगर आप लीजिएगा हाथ में, अगर ग्लोब को देखिएगा तो पोल पे, अगर आप एक हिस्सा रखिएगा, कुछ रखिए, ठीक है, और उससे फिर घुमाइए, तो क्या होगा ना, धीरे धीरे जो पोल का जो हिस्सा होगा वो धीरे धीरे दूर जाने लग जाएगा। तो यहाँ पे उसी चीज़ की बात की गई है किस, ठीक है। अब आपके पास पोल है, ठीक है, मान लीजिए अब अगर आप सिक्का घुमा रहे हैं, ठीक है, सिक्का घुमा रहे हैं, सिक्का आपने घुमाया, ठीक है, नीचे आपने ज़मीन पे घुमाया, सिक्का घुमा लिया या बोतल घुमा, धीरे धीरे क्या होगा ना, वो देखिएगा ध्यान से, वो थोड़ा बहुत ना अपने डायरेक्शन से थोड़ा चेंज जा रहा है, थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे वही बात कह रहे हैं वैगनर सपोर्ट में कुछ फोर्सेस के बारे में कि पोल फ्लीइंग फोर्स के कारण ऐसा हो सकता था। ठीक है, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वॉज इक्वेटर वार्ड्स, द पोल फ्लीइंग फोर्स इज ड्यू टू द इंक्रीज इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये किसके कारण होता था दोस्तों, इंक्रीज इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने शायद अगर कोई साइंस के बैकग्राउंड से होगा तो उन्होंने फिजिक्स में पढ़ी होगी, फिजिक्स में पढ़ा होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रॉम पोल्स टूवर्ड्स द इक्वेटर एज द अर्थ इज नॉट परफेक्टली राउंड बट देयर इज अ बल्ज एट द इक्वेटर। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पोल जब घूमते, पृथ्वी आपको पता है घूम रही थी, तो उसके कारण क्या हुआ, इक्वेटर पे भार पड़ा। ठीक है, अन इक्वेटर पे ही आपको पता था सारे कॉन्टिनेंटल मासेस थे, तो ये दूर दूर जाने लग गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बात की गई है, ड्यू टू द टाइडल करेंट्स, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब आपको पता ही है कि ओशंस में क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है, टाइड्स जनरेट होते हैं। ठीक है, टाइड्स उठते हैं, वेव्स उठती हैं। ठीक है, क्यों उठती हैं, क्योंकि पृथ्वी रोटेट हो रही है। रोटेट कैसे हो रही है, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वॉज वेस्टवर्ड्स। टाइडल करंट आर ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून। टाइडल करंट्स क्यों होते हैं, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून। अब देखिएगा, मून भी यहाँ से ग्रेविटेशनल पुल ला रहे हैं। ठीक है, अब अगर ग्रेविटेशनल पुल देखिएगा तो यहाँ का जो ओशन का हिस्सा होगा, यहाँ पे आपको हाई टाइड देखने को मिलेगी, हाई टाइड। मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है, ये मून अपने आप को खींच रहा है। मतलब देखिए, अब इसमें ऐसा नहीं है कि मून अगर वाटर बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है तो पानी ऐसे उड़ के मून पे चले जाएगा एंड इसको भी एक समुद्र बना देगा, नहीं। यहाँ पे मून थोड़ा सा ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, लगाता है, पर यहाँ पे ओशन जो वेव्स या करंट्स होती हैं ज़्यादा ऊपर तक नहीं उठ पाती हैं, इसलिए यहीं तक रहती हैं। ठीक है, हाई टाइड आपको मिलेगी जहाँ पे एकदम सीधाई में मून पड़ेगा किसी ओशन पे, एंड लो टाइड आपको पोल पे देखने को मिलेगी, पोलर एरियाज में। ठीक है, एंड वहीं पे लो टाइड आपको पोल में। ठीक है, अब यहाँ पे आप सूरज भी ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको हाई टाइड देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे भी आपको हाई टाइड देखने को मिलेगी, इस जगह पे भी आपको हाई टाइड देखने को मिलेगी। जब मून, अगर आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा इक्वेटर पे, एंड वहीं आपको पोल पे जैसे जैसे जाएंगे लो टाइड, यहाँ पे उतना ज़्यादा आपको ग्रेविटेशनल पुल देखने को नहीं मिलेगा किसी चीज़ का भी। आपका किस चीज़, यानी मून और सन दोनों कहीं आपको ग्रेविटेशनल पुल उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलने वाला। वहीं सूरज भी आपको यहाँ देखिएगा एक ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, तो यहाँ पे भी आपको टाइड्स वगैरह देखने को मिलेंगी। वहीं पोल एरिया में उतना ज़्यादा नहीं पहुँच पाता है, ठीक है, तो नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रखी है इन्होंने, कुछ फोर्सेस बता रखे थे कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट होने के कारण, कि हो सकता है पोलर फ्लीइंग फोर्स के कारण हो सकता है कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए हों, हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, इन्होंने सिर्फ हो सकता बोला था, श्योर ये भी नहीं थे वैगनर आपके। फिर आपके टाइडल करंट्स के कारण हो सकता है, पर दोस्तों आप सोच के खुद देखिए कि मून और सन की ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज़्यादा तेज है, इतनी ज़्यादा तेज है कि मतलब ये पूरे ओशन वाटर को खींचने लग जाए और कॉन्टिनेंट्स आपके स्प्रेड, मतलब स्प्लिट होने शुरू हो जाए, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसी वजह से क्या हुआ था, 1960 तक आते आते इस थ्योरी को देखिएगा, उतना रेलिवेंट ये थ्योरी रह नहीं गई थी। ठीक है, उतनी मतलब मददगार ये थ्योरी रह नहीं गई थी, कुछ वजह थी। पर 1912 में अगर देखिएगा तो ये थ्योरी आना भी अपने आप में एक ग्रेट बात थी, बहुत बड़ी बात हो गई थी, अचीवमेंट हो गया था आल्फ्रेड वैगनर के लिए। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ एविडेंसेस दिए थे ना। देखिए, अगर किसी चीज़ को भी, अगर आप कोई चीज़ इन्वेंट कर रहे हैं, कोई चीज़ बता रहे हैं, तो हर चीज़ में आपको एविडेंस देना पड़ता है। तो वहीं वैगनर ने भी कुछ इसके सपोर्ट में एविडेंसेस दिए थे। किसके सपोर्ट में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सपोर्ट में कुछ आपको एविडेंसेस मिले थे, जिसमें से एक पहला था आपका क्या, जिग्स-ऑफ-इट मैंने बताया ना। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले एक बार पूरा लाइन पढ़ लें हम। जिग्स-ऑफ-इट एविडेंस फॉर दी मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, द शोर लाइन्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, ये मैंने आपको बताया था, व्हेन आर फेसिंग ईच अदर शोज अ रिमार्केबल फिट। Similarly, Africa, Madagascar and east coast of India fit into each other when they match. अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा, देखिए ये आपका साउथ अमेरिका, मैंने आपको बताया था ना, साउथ अमेरिका की जो चोंच है, इसको अगर आप अफ्रीका में फिट कीजिएगा तो ये फिट हो जाएगा, और इसे ही हम जिग्स ऑफ फिट कहते थे। फिर आपका ये रहा मदागास्कर, ठीक है, यहाँ पे आपको इंडिया देखने को मिल रहा है, तो ये भी अफ्रीका से एक टाइम पे जुड़े हुए थे, अगर आप ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका को अगर मिला के देखिएगा। ठीक है,
जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे मेडागास्कर को जोड़ लीजिए, फिर मेडागास्कर से इंडिया को जोड़ लीजिए आगे, तो ये आपका एक मिला के देखेगा, ठीक है। तो यही चीज़ एक सपोर्ट में उन्होंने कही थी, किसने, आपके वैगनर ने, जिग्सॉ फिट, कि अगर आप हमें से एक बार जोड़े एक पजल, देखिए जिग्सॉ फिट क्या होता है, आप पजल खेलते होंगे ना, पजल की तरह एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ लिया तो एक कुछ बन गया, तो वही था यहाँ पे, इन्होंने जोड़ जाड़ के देखा तो इन्होंने देखा कि सुपर कॉन्टिनेंट बन रहा है, वही अल्फ्रेड वैगनर यहाँ पे कह रहे हैं। फिर देखिएगा अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, रॉक्स ऑफ सेम एज, rocks of same age across the oceans, the radiometric dating methods have correlated rock formation across different continents। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ इन्होंने और एविडेंस में की कि रॉक्स वगैरह जो आपकी अफ्रीका में पाई जाती थी, ठीक है, अफ्रीका में पाई जाती थी रॉक्स, देखिए अगर आप यहाँ पे फॉसल्स, चलिए वो मैं बताऊंगा, रॉक्स वगैरह एक कॉन्टिनेंट में भी पाई जा रही है, वहीं दूसरे कॉन्टिनेंट में भी हम वो रॉक्स, उसी सेम तरीके के रॉक्स वगैरह देखने को मिल रही हैं। उसके लिए एक बार हम आगे देखें, इट सजेस्ट दैट द बेल्ट ऑफ द एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम 2000 मिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस द माउंटेन बेल्ट इन वेस्टर्न अफ्रीका। अब ये कह रहे हैं तो जो ब्राज़ील कोस्ट पे आपको जो माउंटेन देखने को मिल जाती है वो जिस रॉक से बनी हुई हैं, वही सेम रॉक, वही सेम तरीके की रॉक आपको वेस्टर्न अफ्रीका के कोस्ट में भी देखने को मिल जाती है, वेस्टर्न अफ्रीका में भी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे ये एविडेंस था यहाँ पे कि रॉक्स भी आपको सेम एजेस की, अगर देखिएगा उनकी एज भी सेम है, बनावट भी सेम है भी वो एक ही चीज़ के, तो वो आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये देखिएगा कोई मतलब कोइंसिडेंटली अगर आप देखिएगा तो साउथ अमेरिका के आपके ईस्टर्न साइड में, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे, एंड वेस्टर्न अफ्रीका में अगर आप देखिएगा तो देखने को मिल जाता है आपको सेम तरीके के आपको रॉक्स। द कैलेडोनियन एंड एप्लेशियन माउंटेन्स ऑल्सो शो सिमिलैरिटी, जो आपका कैलेडोनियन एंड एप्लेशियन माउंटेन्स हैं ये भी एक सिमिलैरिटी शो करता है। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट दी अर्ली मराइन डिपॉजिट्स अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका बिलोंग टू जुरासिक एज, इंडिकेटिंग दैट द ओशन डिड नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू दैट टाइम, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। अब इसमें हम देखिए एप्लेशियन माउंटेन दिखा दो। अब यहाँ पे आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका में आपको एप्लेशियन माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं, एंड वहीं अगर देखिएगा तो आपको यूरोप साइड में कैलेडोनियन माउंटेन्स देखने को मिल जाएगी। अब ध्यान से अगर आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है, इन दोनों में अगर आपको यहाँ से अगर हम चले नॉर्थ अमेरिका को इसमें फिट कर दें, यहाँ पे गया इसको यहाँ पे फिट कर दें, ठीक है, तो आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये जो रेंजेस हैं आपकी एप्लेशियन एंड कैलेडोनियन माउंटेन्स ये जुड़ जाएंगे आपस में। तो यही यहाँ पे वैगनर कहना चाहते थे कि हो सकता है कि ये भी एक एविडेंस था कि जब सब जुड़े हुए हों एंड जब कॉन्टिनेंट स्प्लिट हुए तो ये माउंटेन्स भी उन पार्ट के साथ क्या हुए, स्प्लिट हो गए हों, यानी ड्रिफ्ट कर गए हों, माउंटेन्स भी उस पोर्शन में चले गए। तो यहाँ पे एप्लेशियन माउंटेन्स एंड कैलेडोनियन माउंटेन्स में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस पोर्शन को आप इससे जोड़ के देख लीजिए जब आप जिग्सॉ फिट बिठाएंगे। अब यहाँ पे प्लेसर डिपॉजिट्स भी देखने को मिले। इन द घाना कोस्ट वेस्ट अफ्रीका रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आर फाउंड, ठीक है, प्लेसर डिपॉजिट्स यानी मिनरल्स वगैरह जो होते हैं ये सब आपको देखने को मिले, ठीक है, सेम जगह, बट देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक इन द एरिया। इट इज अमेजिंग टू नो दैट द गोल्ड बेयरिंग वेन्स आर इन ब्राजील। It suggests that gold deposits of Ghana are derived from the Brazil plateau when the two continents lay side by side। ये भी आप प्लेसर डिपॉजिट्स भी आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब वहीं जाइएगा तो एक आपको जो सबसे बड़ा चीज़ देखने को मिलेगा, थोड़ा सोचने पे अगर मजबूर करे, दूसरा अगर मेरे को सबसे तगड़ा एविडेंस लगा जो इस कॉन्टिनेंट जो आपकी इस ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करता है, तो आपका था फॉसल एविडेंस। फॉसल एविडेंस देखिए कैसे, द ऑब्जर्वेशंस दैट लैमर अकर्स इन अफ्रीका, मदागास्कर, ठीक है, मदागास्कर एंड इंडिया सजेस्ट दैट ए कॉन्टिजियस लैंडमास लेमुरिया एग्जिस्टेड कनेक्टिंग दी थ्री। Another amazing fact is that skeleton of Mesosaurus, a small reptile adapted to shallow brackish water, are only found in South Africa and Irraवर formations of Brazil, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बात है, इन्होंने कही गई है यहाँ पे जो आपको मेजोसॉरस है, मेजोसॉरस यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये पहले इसमें कहा गया कि आपको अफ्रीका में भी देखने को मिल जाएगा एंड साउथ अमेरिका में भी इसके क्या फॉसिल्स वगैरह के एविडेंसेस मिलते हैं। अब देखिए क्या था, जब ये बात कही गई, जब ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं और ये जो था मेजोसॉरस ये खारे पानी में नहीं तैर सकता था, खारे पानी में नहीं तैर सकता तो क्या था, ये जब नहीं तैर सकता तो ऐसा तो है नहीं कि अफ्रीका से तैरते हुए निकला और इतनी बड़ी अटलांटिक ओशन इसने मतलब पार कर लिया, साउथ अमेरिका में जाके मतलब काम करवा लिया, अपना मर गया, ठीक है। तो मतलब थोड़ी फॉसिल यहाँ मिल गई आपकी अफ्रीका में, थोड़ी अमेरिका साउथ अमेरिका में, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि साउथ अमेरिका जो आप अटलांटिक ओशन देखिएगा छोटा मोटा थोड़ी है कि उसको पार कर लिया और वहाँ पे चले गए, तो ऐसा है नहीं। तो ये भी आपका एक सपोर्ट देता है कि हाँ हो सकता है कि जब ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हों तो हो सकता है ये मतलब लैंड मासेस से ही एक दूसरे से जगह मतलब घूमने जाते हों, ठीक है, घूमने फिरते हों,
अफ्रीका से साउथ अमेरिका पहुंच गए। पर जब अटलांटिक ओशन आपका बीच में और तब इनके डिपॉजिट्स आपको फॉसल डिपॉजिट्स एविडेंसेस मिल रहे हैं, तो ये थोड़ा सोचने पे आपका मजबूर करता है कि हो सकता है कि आपके क्या बोलते हैं कि एक टाइम पे ये सारे आपके पेंजिया हो, यानी सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट सही में करता हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इतनी सारी इन्होंने एविडेंसेस दे दिए किसके सपोर्ट में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के आपके सपोर्ट में इतने सारे एविडेंसेस दे दिए। पर कुछ इनको आपके वैगनर को कुछ क्रिटिसिज्म भी झेलने को मिला था, और वो क्रिटिसिज्म एक बार हम देखते हैं कि आखिर वो क्रिटिसिज्म थी वो कैसी थी। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखिए, वैगनर टॉक्स अबाउट द रोल ऑफ फोर्सेस लाइक बॉन्सी, टाइडल करेंट्स एंड ग्रेविटी, बट दीज वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंट्स। वही चीज़ जो मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे बताई थी कि ठीक है, ये फोर्सेस जो हैं आपके फोर्सेस हैं, पर ये फोर्सेस उतनी भी तो स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये कॉन्टिनेंट को हिला दें, मतलब पूरे कॉन्टिनेंट को मतलब ड्रिफ्ट करा दें। पॉसिबल तो है नहीं। और देखिए, जब ये क्रिटिसिज्म किया गया था तो ग्रेविटी मतलब वैगनर के पास आंसर भी नहीं था, वो नहीं बता पाए थे। ठीक है, उस टाइम पे नहीं बता पाए थे ये। ठीक है, अगर आज के टाइम पे होते तो हो सकता है वो बोल देते प्लेट टेक्टोनिक्स। तो हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स में अगले चैप्टर, मतलब अगला जो आपका सेशन होगा अगली क्लास में। तो वही था कि इनके क्रिटिसिज्म में एक बात कही गई कि इतना ज़रूरी थोड़ी है, इतनी स्ट्रांग भी नहीं होती हैं आपकी फोर्सेस कि सन और मून की उन्होंने पुल कर लिया एंड पूरी कॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट करा दिया। ये पॉसिबल नहीं था। तो ये फर्स्ट आपकी क्रिटिसिज्म किसको झेलनी पड़ी थी, वैगनर को, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए। He advocates directional movement either westward or equatorward, but movement have been taken place in all direction. इन्होंने क्या कहा था दोस्तों, वैगनर ने कहा था कि जो ये मूवमेंट हो रही है ये वेस्ट वार्ड और इक्वेटर वार्ड के आसपास आपको ये मूवमेंट वगैरह देखने को मिल रही है। पर अगर आप ध्यान से अगर देखिएगा यहाँ पे, अगर हम जाएं वापस पीछे चलें, ठीक है, एक बार देखें। देखिए, इन्होंने क्या कहा था कि वेस्ट वार्ड्स एंड इक्वेटर वार्ड्स आपको मूवमेंट देखने को मिल रही हैं। ठीक है, पर अगर आप गौर से देखिएगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं ये चारों तरफ हैं। नॉर्थ अमेरिका आपको पूरी तरीके से, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका देखिए, सदर्न हेमिस्फेयर में भी आपको कॉन्टिनेंट दिखेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, सेंट्रल इक्वेटर पे भी आपके कॉन्टिनेंट अफ्रीका दिख रहा है, फिर पोल पे भी देखिए आपको अंटार्कटिका है। तो ये चारों तरफ फैले हुए हैं। तो ये भी आपकी एक क्रिटिसिज्म थी, झेलनी पड़ गई थी किसको, वैगनर को। Alfred Wegener failed to explain the pre-Carboniferous history. He did not explain that why the drift began only in Mesozoic era and not before. Alfred Wegener को ये भी मतलब बता नहीं पाए थे, ये भी क्रिटिसिज्म झेलने को मिला था इस थ्योरी के चक्कर में कि क्या आपको बता सकते हैं कि ये जो आपके ड्रिफ्ट है, ये जो ड्रिफ्ट हो रहे थे कॉन्टिनेंट्स, ये सिर्फ मेसोजोइक एरा में ही क्यों होने शुरू हो गए थे। ठीक है, मेसोजोइक एरा, ठीक है, आप यहाँ जाइएगा तो पर्मियन पीरियड भी आप कहते हैं हम उसे। ठीक है, पर्मियन पीरियड या मेसोजोइक एरा में ही क्यों शुरू हुए थे, उससे पहले ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होने क्यों नहीं शुरू हो गए। क्या उस टाइम पे पानी नहीं था, ठीक है, क्या उस टाइम पे सूरज नहीं था, क्या मून नहीं था। तो ये सारी बातें थी जो आपको अल्फ्रेड वेगनर को इस थ्योरी के लिए क्रिटिसिज्म झेलने को मिला था। अब वहीं देखिए, और ये क्या क्रिटिसिज्म था, द थ्योरी डिड नॉट टेक ओशंस इनटू कंसिडरेशन। अगर आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताई हैं, तो इसमें सिर्फ आपको मैंने पैंथेलासा बताया था कि सुपर ओशन होता है, उसे हम पैंथेलासा कहते हैं। पर मैंने देखिएगा, सही में गौर कीजिएगा अगर आपने किया होगा, कि मैंने कहीं भी ओशन का जिक्र नहीं किया कि ओशन वहाँ पे चले गए, ये चले गए, अटलांटिक ओशन बीच में आ गया जब ये ड्रिफ्ट हुए। ठीक है, पैसिफिक ओशन कैसे, मैंने तो ये सब नहीं बताया। तो इसमें वही क्रिटिसिज्म इनको झेलने को मिला था कि आपने तो इस थ्योरी में ओशंस को कंसिडर ही नहीं किया। ठीक है, तो ये भी इन्हें देखने को मिला था। द थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ओशनिक रिजेस एंड आइलैंड आर्क। ये थ्योरी ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाती कि ओशनिक जो आपके रिजेस वगैरह ये कैसे फॉर्म हुए, फिर आइलैंड आर्क्स कैसे फॉर्म हुए, तो ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाती है। फिर यहाँ पे एक और क्रिटिसिज्म था, क्या, Earth crust is believed to be too rigid to permit large-scale motions. Wegener's ideas have not offered a suitable mechanism justifying the displacement of larger masses for long journeys. अब यहाँ पे देखिए, ये कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्थ की जो क्रस्ट है ये इसे माना जाता है कि बहुत रिजिड है। ठीक है, कि किसी भी लार्ज स्केल मोशंस के लिए अर्थ की क्रस्ट। तो यहाँ पे ये नहीं बता पाए थे वैगनर कि आखिर ये जो लार्जर मासेस हैं ये डिस्प्लेस क्यों हुए। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म इन्हें झेलने को मिला था। तो ये पूरी थी दोस्तों आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो आज हमने इस लेक्चर में सीखा। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि इस थ्योरी को आपने समझा होगा, अच्छे से समझा होगा, इसके आपने एविडेंसेस देखे, फिर क्रिटिसिज्म वगैरह आपने देखने को मिला होगा इसमें। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर हम दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। अब कल मैं आपको कराने वाला हूँ प्लेट टेक्टोनिक्स। देखिए, आपको मेरे को पता है आप सारे खो गए होंगे इस लेक्चर में, तो खोइए मत। ठीक है, वापस आ जाइए। ठीक है, हमने ये पूरा चैप्टर आपका जो टॉपिक था ये कर लिया है।
बस आपको दोस्तों एक ही चीज़ करनी है यार, शेयर कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में फैलाइए, ठीक है, किसी को बताइए। आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, उसे भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अगर समझनी हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए यार, अगर ज़्यादा ही अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि आपके इस छोटे से सपोर्ट से ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि ये सब आपके लिए हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ शुरू करने का सिर्फ यही तो मोटिवेशन था कि जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं दे पाऊँ, ठीक है, जो थोड़ी बहुत नॉलेज है उसे दे पाऊँ। बस आपकी अगर हेल्प मिली तो बस ये नॉलेज कैसा मतलब उफान मार जाएगा एकदम, एकदम मतलब बहुत ऊपर तक जाएगा नॉलेज कैसल, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे, ठीक है, हमारे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे। एंड मुझे पूरा ट्रस्ट है आप सब पे कि आप सब सपोर्ट करेंगे। तो नॉलेज कैसल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए, एंड कमेंट करके सारे क्वेश्चंस जो आपके भेजे में घूम रहे हैं, दिमाग में घूम रहे हैं, वो सब बताइए, ठीक है। ये भेजा दोस्तों जो है ना, भेजा, ठीक है, थोड़ा सा देसी लैंग्वेज है, भेजा ये बहुत ताकतवर है, ठीक है। इसको अगर आप सही से इस्तेमाल कर लीजिएगा ना तो फिर आपकी मौज हो जाएगी, ठीक है। तो बस सपोर्ट दिखाइए एंड थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए दिमाग का। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को आप समझिए। अब प्लेट टेक्टोनिक्स अगर मैं पढ़ाऊँ तो उससे पहले अगर आप लोग एक बार वो प्लेट टेक्टोनिक्स को थोड़ा बहुत देख लेंगे किताबों वगैरह में, अगर आपके पास किताब है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। फिर ये तो आपके लिए वो हो गया, मतलब सोने पे जो भी आगे क्या बोलते हैं, मेरे को डायलॉग पूरा याद नहीं, मुहावरा था कि शायद कुछ, तो पूरा वो बात हो जाएगी, एकदम ज़बरदस्त बात हो जाएगी कि आपने किताबें भी पढ़ ली, प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ लिया, उसके बाद आपने वीडियो लेक्चर भी देख ली। देखिए मैंने वीडियो लेक्चर्स में ना उतने ज़्यादा इमेजेस यूज़ किए हैं ना जो आपको समझा पाएँ अच्छे से, डिटेल्ड हाईली एक्सप्लेन्ड मतलब वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। छोटे मोटे कंटेंट बना के देखिए कोई भी पेल के चल जाए, पर वैसे नहीं है, ठीक है। ज्ञान ऐसा दो, ठीक है, ज्ञान ऐसा देना चाहिए दोस्तों, मैं सिंपल बोलूँगा कि जो लोगों की ना ज़िंदगी में ना कुछ परिवर्तन ला पाए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते तो मेरे लिए देखिए, और शायद सब मानते हों कि वो जीवन बेकार है, ठीक है। तो लोगों की मदद करना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आपकी मदद कर पा रहा हूँ पढ़ा के मैं, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों बस आज का लेसन हम यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, नॉलेज कैसल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।